फर्जी मौलाना आप उसको कह सकते हैं जिसका ना कोई कारोबार है ना कोई व्यापार है और धर्म को सामने रख करके धर्म के नाम पे लोगों के पैसे खाता है। कर्त में गिर रहे हैं, मोरल वैल्यू नैतिक नियम खत्म हो रहे हैं। आप तमाम विपक्षी दलों को सुन लीजिए। 49 को चाइना आज़ाद हुआ। कुछ समझ सकते हैं कि देश को विनाश की ओर कौन ले जा रहा है। ये चाहते हैं कि इनके घर में बैठ के कानून बने और वो चले, ऐसा होता नहीं। झूठी सच्ची अफवाहें गद्दी हासिल करने के लिए, और चाइना अमेरिका से भी 150 साल आगे चला गया है। आदाब, मैं हूं सयाज अनवर और हमारे साथ हैं जाने माने सियासतदान अशफाक रहमान। अशफाक रहमान साहब, आपका स्वागत है। क्या आप मानते हैं कि हाल के दिनों में धर्म का राजनीतिकरण हो गया? अभी जो राजनीति चल रही है वो पूर्णतः अधर्मियों के द्वारा इसको ज़्यादा धर्म, कोई भी धर्म दूसरे धर्म के प्रति हिंसा नहीं सिखाता है, लेकिन जिस तरह खुलेआम बातें हो रही हैं उसको देख के तो नहीं लगता कि ये धर्म पे है, ये अधर्म पे है। देश किस दिशा में जा रही है? जो राजनीतिकरण हो रहा है धर्म का, उससे तो देश को नुकसान है। हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। हमारे बाद मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर 1949 को चाइना आज़ाद हुआ। हालांकि पूरे चाइना पर ब्रिटेन का नहीं था कब्ज़ा, लेकिन था। हम 47 में आज़ाद हुए। हम अभी ज़मीन कोड़ करके निकाल रहे हैं झूठी सच्ची अफवाहें गद्दी हासिल करने के लिए, और चाइना अमेरिका से भी 150 साल आगे चला गया है। अमेरिका जो एक विकसित देश था, जो 200 साल पहले हमसे बहुत आगे था, 200 साल दुनिया से आगे था, आज उससे भी 150 साल आगे आपको चाइना चला गया है। जबकि हमसे 2 साल बाद, चूँकि उनके यहाँ लोग चाँद पे और मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके यहाँ इस तरह धर्म का उतावलापन नहीं दिखाया जाता है और धर्म आधारित राजनीति नहीं है, इसलिए वो देश तरक्की। भारत में भी एक से बढ़ के एक दिमाग है। ये कुछ लोग हैं जिन लोगों ने देश को तबाह करके रखा हुआ है। हम तबाही की ओर जा रहे हैं। चाइना अगर चांद पर जा रहा है तो हमारे यहाँ के लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं? गर्त में गिर रहे हैं। मोरल वैल्यू नैतिक नियम ख़त्म हो रहे हैं। आप तमाम विपक्षी दलों को सुन लीजिए। अब अदालतों पे अगर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा तमाम संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं सब करीब तबाह हो गई। तो ऐसी स्थिति में आप खुद समझ सकते हैं कि देश को विनाश की ओर कौन ले जा रहा है। आज सबसे बड़ी बेइज्जती की बात तो ये है कि इतने ज़्यादा प्रधानमंत्री का विदेश दौरा के बाद आज विदेश में हमारी स्थिति बहुत नीचे आ गई है। हमारा स्तर इतना हो गया कि G7 में हमको बुलाया नहीं गया। ज़बरदस्ती कर के लोगों ने रास्ता बनाया, तो जाके कनाडा ने इनको किसी तरह से हम लोगों को पूछ लिया। हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये नैतिकता का कितना और पतन होगा। आपने एक सवाल उठाया कि मजहबी पेशवा और सियासतदान को अलग होना चाहिए, ये क्या मामला? ये मैंने मुसलमानों पे कहा है, चूँकि हिंदुस्तान का मुसलमान आज बहुत तबाही के गर्त पे है, और इसको तबाह करने में ये जितने उलमाए सू यानी फ़र्ज़ी मौलानाओं की इतनी बड़ी भीड़ आ गई है, इतनी बड़ी कि वो हर जगह कोई ना कोई छोटी मोटी संस्था बना लेते हैं और लोगों से खैरात ज़कात फ़ितरा का पैसा लेते हैं और उसके बाद राजनैतिक मंच सजाते हैं। एकदम खुले तौर पे इसका विरोध होना चाहिए, और अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो इन फ़र्ज़ी मौलानाओं के जाल में क्यों फंस रहे हैं। वो करते हैं, एक भीड़ जुटाएंगे और सरकार को दिखाएंगे कि इतने मतदाता हमारे साथ है, जबकि ऐसा है नहीं। और किसी तरह एक राज्यसभा या एक विधान परिषद की सीट लेने की कोशिश करेंगे। वो इलेक्शन न लड़ना चाहते हैं और ना अपने लोगों को खड़ा करना चाहते हैं ताकि राजनीतिक तौर से मुसलमान कहीं पे खड़ा हो सके। फर्जी मौलाना से क्या मुराद है आपका? फ़र्ज़ी मौलाना आप उसको कह सकते हैं जिसका ना कोई कारोबार है ना कोई व्यापार है और धर्म को सामने रख करके धर्म के नाम पे लोगों के पैसे खाता है और उसी से अपने बाल बच्चों की परवरिश करता है, तो वही फ़र्ज़ी मौलाना है। इस्लाम में इस तरह के पैसे कमाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे जितने भी इस तरह के लोग हैं जो मज़हबी पेशवा बने हुए, दरअसल वही फ़र्ज़ी मौलाना है। ये जो आपने कहा कि मजहबी पेशवा को अलग होना चाहिए और सियासतदान को अलग होना चाहिए, ये दुनिया का और देशों में भी ऐसा है? जिन इस्लामिक कंट्री को आप ले लें, लगभग 52 के आसपास हैं। आप वहाँ देखिए कि वहाँ मज़हबी पेशवा अलग होता है और सियासी पेशवा अलग होता है। भारत में
पहले इसको जो सरकारें थी उन्होंने खूब बढ़ावा दिया इन लोगों को, अलग अलग छोटे छोटे संगठन बना करके मसलक में इन लोगों को बढ़ावा दे दिया। हर उलमा अपना एक सलीक़ा बनाता है और उसको एक मसलक का नाम दे देता है और फिर उसके पैरवीकार हो जाते हैं। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। इस्लाम में आपको रसूल की पैरवी करनी है और अल्लाह ने जो हिदायत दी वो सीधे अल्लाह से रिश्ते का कुरान बार बार आपको कह रहा है। लेकिन ये जो मज़हबी पेशा हैं ये अपनी परस्तिश करवाने लगते हैं, अपना हाथ चूमाने लगते हैं, अपना पैर चूमाने लगते हैं और जन्नत के ठेकेदार बन जाते हैं, जबकि उनके अपने बारे में ख़ुद ऐसी कोई गवाही नहीं है जिससे कि वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं। वो ख़ुद अपने बारे में सोचें, लेकिन वो जन्नत के सौदागर के तौर पे लोगों को ठगते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि मसलक का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम की कोई शाख नहीं है, पहले आप समझें बहुत स्पष्ट रूप से, इस्लाम की कोई शाख नहीं है। इस्लाम अपने आप में एक मुकम्मल और पूरी दुनिया के लिए, किसी एक व्यक्ति, किसी एक संप्रदाय, किसी एक जाति के लिए नहीं, ये सब के लिए है। मतलब आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मजहबी पेशवाओं का कि आपका काम इमामत करना है, आप इमामत कीजिए, सियासत हम करेंगे। बेशक सियासी रहबर, देखिए एक बात जान लीजिए, दुनिया में या इस मुल्क में भी यहाँ प्रजातंत्र, यहाँ जो भी कानून बनते हैं वो कानून कौन बनाता है? कानून या तो असेंबली में बनेंगे या पार्लियामेंट में। असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं बनवाने देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनके घर में बैठ के कानून बने और वो चले, ऐसा होता नहीं है। तो रही बात ये कि साहब ये असेंबली और पार्लियामेंट में जाने नहीं देना चाहते हैं अपने लोगों को, सियासी दलाली करते हैं, वहाँ जाएंगे तब ना कोई बात उठेगी और उस पर बात सामने आएगी। ये मजहबी पेशवा जो हैं यही अपने को सियासी पेशवा भी डिक्लेयर करवाते हैं, जिसके वजह से मुस्लिम अच्छे सियासतदान उभर नहीं पाते, मुस्लिम लीडरशिप नहीं निकल पाती है और कुछ हद तक सेकुलर पार्टियों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मतलब आपका कहना कि मुस्लिम नुमाइंदगी जो सदन में कम हो रही है उसके लिए जिम्मेदार ये लोग हैं। देखिए मुस्लिम नुमाइंदगी कितनी, एक या दो, मेरे ख़्याल से मुस्लिम लीडरशिप में MIM शायद होगी, बाकी जितने हैं वो तो दरबारी लोग हैं। कभी वो किसी कानून बनवाने में किसी इसमें थे, कांग्रेस के में बहुत बड़े थे, किशनगंज से हमारे असरार साहब वो थे। आपने देखा कि जब भी कोई मुस्लिम मुद्दे पे बात हुई, बहुत बड़े तालीमी याफ्ते थे, उनके मुंह से चूँ चरा नहीं निकलता था, ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता था पूरे पार्लियामेंट में। क्यों? उसकी वजह ये थी कि उनकी पार्टी उनको रोकती थी कि आप इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो जब दूसरी पार्टियों में आप जा कर के रहते हैं तो आपको उस पार्टी की ज़बान बोलनी है और वो पार्टी कभी भी मुस्लिम लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी बड़ी शख्सियत के साथ।